guys, once again a very warm welcome to all of you at your own YouTube channel Magic Chemistry by Lovely Kalla. Students, I hope you all are fine and well. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन का पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो फटाफट से देख लीजिए, उसको लाइक कर दीजिए और अपने जूनियर्स को शेयर कर दीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपको कहा था मैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस आप लोगों को करवाऊंगी। ऐसी बात नहीं है कि 12th के सिलेबस में केवल 30 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस है। अपनी बुक में खूब सारी नेम रिएक्शंस है, बट इसमें से मैंने 30 रिएक्शंस को, नाम वाली अभिक्रियाओं को निचोड़ करके निकाला है जो हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी गई है और हर साल उनके पूछने के फुल चांसेस रहते हैं। हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में ये रिएक्शंस आती ही रहती है। तो आ जाइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। फटाफट से आप कॉपी किताब उठा लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं कैनिजारोज रिएक्शन से। आज हम सबसे पहले देखेंगे कैनिजारोज रिएक्शन, देन हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी जुड़ी हुई है, इसलिए इन दोनों को एक साथ करने की हम कोशिश करते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊंगी कैनिजारोज रिएक्शन में होता क्या है। मेरे से पहले आप लैंग्वेज सुन लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम बोर्ड पर करने क्या वाले हैं। जैसी हम लैंग्वेज सुनेंगे, देखेंगे या लिखेंगे, वैसी ही रिएक्शन में कंप्लीट होने वाली है चीज़ें। तो कैनिजारोज रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहली बात, केवल एल्डिहाइड्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और एल्डिहाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे। वो दोनों कंसनट्रेट NaOH या कंसनट्रेट KOH के साथ में रिएक्शन करते हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो 2 एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल में से किसी एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। यानी कि एट ए टाइम अगर एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि हमें पता है ना रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का रिडक्शन होता है। तो आ जाइए देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस कैनिजारो रिएक्शन का, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसमें ऐसे एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं हो। अब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं, हमें कैनिजारो रिएक्शन के लिए क्या चाहिए जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो। बट मैं आपको पहले बताऊंगी अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स है क्या। मान लेते हैं कि मैंने एक कंपाउंड लिया है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे कि एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड में CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट पास में जो कार्बन एटम होता है उसे अल्फ़ा कार्बन एटम बोला जाता है। मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाती हूँ। मान लेते हैं ये एक एल्डिहाइड है, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप का एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। इससे जस्ट ये कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे अल्फ़ा बोलेंगे, इस कार्बन को बीटा और इससे आगे वाले को गामा और नेक्स्ट को ओमेगा बोला जाता है। अभी बात चल रही है अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम की। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन एटम को अल्फ़ा कार्बन और उस कार्बन से जुड़ी हुई H को, ये H जुड़ी हुई है, इसको अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम बोला जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन में एक ऐसे एल्डिहाइड को हम पार्टिसिपेट करवाएंगे जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट नहीं हो। तो अब हमें पहली बात तो यही सोचना पड़ जाता है कि ऐसा कौन सा एल्डिहाइड होगा। तो आ जाइए देखते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। देखिए ये है फंक्शनल ग्रुप, इससे कोई कार्बन एटम ही नहीं जुड़ा हुआ तो अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो इनको हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कैनिजारो रिएक्शन में 2 एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स। ये फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल है, कंसनट्रेट NaOH के साथ में ये रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन कैसी होगी, जैसे कि आप लोगों को पता है एक का ऑक्सीडेशन बताया है मैंने और दूसरे का रिडक्शन। यहाँ से ये H एटम और ये H एटम एक बार सेपरेट हो जाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये चीज़ बची, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ HC+O। यहाँ क्या बच गया है NaO, मैं यहाँ लिख देती हूँ ONA।
तो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज़ हुए अब वो कहाँ जाएंगे, इसको अभी तक अपन ने छेड़ा नहीं है, तो ये लिखते हैं यहाँ पर Hc। 2 जो H एटम थे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कहाँ जाएंगे, एक तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगी तो नेचुरल है बॉन्ड टूट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर OH। एक H यहाँ पर पहले से है और एक H इसके पास आएगी तो ये बन जाएगा CH2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 और एक H, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3OH। ये रहा CH3 और OH। कहने का मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन को मैं कंप्लीट आपके सामने यहाँ लिख रही हूँ, ये बैलेंस करके। 2 HCHO कंसनट्रेट NaOH रिएक्शन करेंगे, एक मॉलिक्यूल बनेगा सोडियम मेथेनोएट, दूसरा बनेगा मेथेनॉल, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड में से एक का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे का रिडक्शन। कंप्लीट रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पर समझा दी, एक H एटम यहाँ से, एक H एटम यहाँ से निकलता है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स रिलीज़ हो गए, साइड में रख देते हैं अपन एक बार। अब यहाँ पर ये बच गया, इसके साथ में ONA जोड़ दिया, ये बन गया यहाँ पर सोडियम मेथेनोएट, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो 2 H एटम जो रिलीज़ हुए वो यहाँ आएंगे, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। नेचुरली ऑक्सीजन के पास आएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से जो मैंने लिखा था, फिर इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया CH3OH, यानी कि मेथेनॉल। तो इस तरीके से कैनिज़ारो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो मैंने जो बातें बताई आपको, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं हो, केवल वो ही एल्डिहाइड्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर CH3CHO यानी कि एसिटेल्डिहाइड या एथेनॉल जो है, क्योंकि इसका IUPAC नेम क्या है, एथेनॉल, और जनरल नेम एसिटेल्डिहाइड है, क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन प्रदर्शित करेगा क्या? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन एटम, तो ये अल्फ़ा कार्बन एटम हुआ, अल्फ़ा कार्बन एटम से जुड़ी हुई है H एटम, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, और जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, या आपको एक सीरीज़ दे दी जाएगी और पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन सी कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे एल्डिहाइड और कौन से नहीं देंगे। तो आप लोगों को देखना है, अगर वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देते हैं, और एब्सेंट हो तो वो दे देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है C6H5CHO, ये जो है ये कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, और ये आपका होमवर्क है, इसको किस तरीके से रिएक्शन करवानी है ये आप लोगों को देखना है। बिल्कुल एज इट इज़ प्रोसीजर होगा इसका, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक का रिडक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, आ जाइए देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की पहले मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी ये कैनिज़ारो रिएक्शन से कैसे डिफरेंट है, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से रिएक्शन करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज अगर हमको अच्छे से समझ में आएगी तो हम रिएक्शन भी देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ जैसी लैंग्वेज है वैसी ही रिएक्शन में बात कंप्लीट हो रही है। तो पहली बात है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, इसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जबकि मैंने कैनिज़ारो रिएक्शन में बताया कि उसमें केवल एल्डिहाइड्स ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरी बात, एल्डोल कंडेंसेशन में ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन्स पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अगर उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन को शो ही नहीं करेंगे। तो ये हो गया दूसरा डिफरेंस। जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने आपको बताया जहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट हो ऐसे एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा पॉइंट एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के, ये कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंसी में आपस में ही रिएक्शन करते हैं, केवल प्रेजेंसी रहेगी। NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, केवल प्रेजेंसी रहेगी। जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि वो जो मॉलिक्यूल्स थे डायरेक्टली NaOH के साथ में या किसी बेस के साथ में, चाहे आप NaOH लो एज योर विश, चाहे आप KOH लो, उसके साथ वो खुद डायरेक्टली रिएक्शन कर रहे थे। यहाँ पर जबकि शाहर की या बेस की केवल प्रेजेंसी होगी। अब रिएक्शन कैसे होगी? वहाँ पर एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो रहा था, यानी कि वो एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल था।
जबकि यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्शन करेंगे और एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि ये एक संगलन कंडेंसेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आ जाइए देखते हैं कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। ये यहाँ ले लेते हैं हम एसीटोन। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करवाते हैं NaOH की प्रेजेंसी में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है CO कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन इस दूसरे मॉलिक्यूल की, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इस दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के पास आकर के ऐड हो जाएगा। तब क्या बनता है, ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ, एरो का साइन यहाँ लगा देते हैं। ये CH3 यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था, एक H आकर के जुड़ रही है तो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ लग गया OH। इस CH3 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ क्या बच गया, CH2, क्योंकि इसने एक H तो यहाँ भेज दी। ये कीटोनिक ग्रुप एज इट इज़ लिख देते हैं और ये CH3, इसे बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। कीटोल क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक कीटोनिक ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसे बोला जाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल। इसका IUPAC नेम लिखना हो तो 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक है, 4 पर हाइड्रोक्सिल और मिथाइल दोनों ही हैं, तो 4 हाइड्रोक्सिल 4 मिथाइल पेंट 2 ओन, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। ये देख लिया स्टूडेंट्स हमने एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए और मैं एल्डोल कंडेंसेशन को एक बार पूरा रिपीट कर देती हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन में पहला क्या होता है, या तो 2 एल्डिहाइड्स या 2 कीटोन्स आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों एक जैसे होने चाहिए, प्लस शर्त क्या है, दोनों में अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंसनट्रेट NaOH की प्रेजेंसी में रिएक्शन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल की जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल की फंक्शनल ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाती है। तो वहाँ पर अगर एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है। और सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया दोनों कीटोन्स पार्टिसिपेट कर रहे थे तो वहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल का फॉर्मेशन हुआ। अब एक नई चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसे बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये क्रॉस एल्डोल क्या है, इसमें या तो 2 एल्डिहाइड्स पार्टिसिपेट करेंगे या इसमें 2 कीटोन्स पार्टिसिपेट करेंगे या इसमें दोनों ही एल्डिहाइड या कीटोन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट शर्त ऑल ओवर क्या होनी चाहिए, अगर 2 एल्डिहाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों डिफरेंट हो, दोनों कीटोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों ही डिफरेंट हो, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन को हम ले सकते हैं और रिएक्शन करवा सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट कैसा बनता है, एक्चुअल में इसमें प्रोडक्ट्स के मिक्सचर्स बनते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एल्डिहाइड लिया और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर कीटोन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे बताया अगर यहाँ पर मैं दोनों ही एल्डिहाइड लेती तो दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होने चाहिए, प्लस कैसे होने चाहिए, जैसे उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। यहाँ पर मैंने जैसे एथेनॉल लिया है तो दूसरा मैं प्रोपेनॉल ले सकती थी। अब ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन लिया है। हम यहाँ पर दोनों कीटोन्स भी ले सकते हैं, बट शर्त है कि दोनों कीटोन्स भी आपस में डिफरेंट हो, ठीक है ना। तीसरी है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लिया, दोनों ही अलग अलग है, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम NaOH की प्रेजेंसी में। अब हमें पता है कि रिएक्शन कैसे होती है, बट यहाँ पर खूब सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। पहले मैं आपको बताती हूँ, हमें जैसे कि पता है एक फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, इसकी जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगी, तो बनेगा क्या, CH3, ये आ जाएगा OH। आपको पता है अपन रिएक्शन करवा चुके हैं पहले, तो मैं यूँ की यूँ यहाँ पर ये प्रोडक्ट लिख देती हूँ। ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि यही बने, एक्चुअल में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ मिक्सचर्स बनते हैं प्रोडक्ट के। पहला प्रोडक्ट तो ये हो गया। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना कि इसी की अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम यहाँ आए, इसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम भी तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ सकती थी। अगर ये यहाँ आती
तो कैसे बनता वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आती तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनता, तो इसे लिख देते हैं पहले यहाँ पर CH3, ये C। अब ये एक H एटम यहाँ आ रहा है तो ये हो जाएगा OH। ये CH3 को मैं यहाँ जोड़ देती हूँ, ऊपर भेज दिया। अब ये जो बची हुई चीज़ है उसे यहाँ लिख रहे हैं, ये CH2 और ये CHO। इस CH3 को कहीं नहीं भेजा, यहीं पर यहाँ ऊपर लगा दिया, बची हुई चीज़ को यहाँ लेकर के आ गए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, इस तरीके से दूसरा एक प्रोडक्ट आ गया। कहने का मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास में प्रोडक्ट्स के बहुत सारे मिक्सचर्स बनते हैं। दो और यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकते हैं, वो कैसे, ये दोनों ही आपस में जब अभिक्रिया कर ले, ये दोनों ही जब आपस में अभिक्रिया कर ले, इस तरीके से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वोल्फ किस्टनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। दोनों ही बिल्कुल एक जैसी रिएक्शन है, इसलिए इन दोनों को एक साथ करवा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि मैं अपनी वीडियो में ही आपको कुछ रिएक्शंस को याद करवा सकूं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वास्तव में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकती हूं। तो अब मैं आपको करवाने वाली हूं वोल्फ किस्टनर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बट प्रैक्टिस मानती है। सारी रिएक्शंस जो है, हमारी केमिस्ट्री पूरा सब्जेक्ट जो है उसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहती है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही हमको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखिए, केमिस्ट्री के लिए बहुत सारी शायरियाँ भी बनी हुई है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस आपको समझा रही हूँ। केमिस्ट्री बड़ी है बेवफा, रात को पढ़ा सुबह सब सफ़ा, बट हमें इसको साफ़ नहीं करना है। आप मैजिक केमिस्ट्री के साथ बने रहिए और अपनी रिएक्शंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो वोल्फ किस्टनर रिएक्शन क्या है, इसमें हम ले रहे हैं एक एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ये एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजीन के साथ। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आता है, NH2NH2, इसे हाइड्रोजीन बोला जाता है। ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है KOH, और एक सॉल्वेंट भी चाहिए तो इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंसी में ये कंप्लीट होती है। इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH की प्रेजेंसी में। ये एरो का साइन यहाँ नीचे कर देते हैं, प्रोडक्ट यहाँ लिख देते हैं। अब होता क्या है, ये H2O यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ H2O, प्लस यहाँ से नाइट्रोजन गैस जो है वो भी बाहर आ जाती है। अब देखिए पीछे क्या बचा, N2 निकल गई, H2O निकल गया, ये H2 बच गई। ये जो H2 बच गई ये इस कार्बन के साथ में आ जाएगी। जब ये इस कार्बन के साथ आएगी तो बनेगा क्या, ये CH3 और ये CH3, क्योंकि ये रहा ये एक CH3 तो ये CH है, दो H यहाँ पर जुड़ गए, ये बन गया CH3। यानी कि यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, एल्केन। एल्केन के तौर पर हमारे पास आ रहा है इथेन। कहने का मतलब क्या हुआ, वोल्फ किस्टनर रिडक्शन में एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो हमारे पास में एल्केन आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है। अब देखिए क्लीमेंसन में भी यही चीज़ पार्टिसिपेट करेगी, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये एसिटाल्डिहाइड लिया, इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्योंकि रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब आप लोगों को पता है, H का जोड़ना। इसमें केवल जो है एक कैटलिस्ट का चेंज है, बाकी एज इट इज़ रिएक्शन है। ये हो जाती है सोडियम अमलगम की प्रेजेंसी में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। सोडियम अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंसी में। तो होगा क्या, एक तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो 2H बच गई, वो 2H यहाँ आ गई। तो फिर से देखिए आप यहाँ पर क्या बन गया, एल्केन, यानी कि एथेन बन गया। तो क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्टनर रिडक्शन, दोनों में ही एसिटाल्डिहाइड से हमारे पास में एल्केन आता है। बट चेंज क्या है, केवल कैटलिस्ट का। ये सोडियम अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंसी में होती है कंप्लीट, जबकि ये इथाइलिन ग्लाइकोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक्चुअल में एमाइड से हमारे पास में आएगा एमीन। 1 डिग्री एमीन का हम यहाँ पर फॉर्मेशन करवाएंगे।
बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो आ जाइए देखते हैं कैसे हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया या हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक जनरल एमाइड RCONH2। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ में यहाँ पर हम लेते हैं KOH। अब देखिए यहीं पर मेन गेम होने वाला है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके लिए 4 KOH। अब 4 क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर 2 Br इन 2 K के साथ मिल जाते हैं और ट्वाइस KBr के रूप में सेपरेट हो जाते हैं। ये यहाँ लिख देते हैं 2 पोटेशियम ब्रोमाइड रिलीज़ हो गए। अब यहाँ पर ये जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अभी कार्बोनेट बनाएगी, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम कार्बोनेट बनाने के लिए एक हमें 2 और KOH चाहिए थे, इसलिए मैंने एक साथ 4 लगा दिए। यहाँ पर 2 KOH तो इसके लिए यूज़ में आ गए। अब जो 2 और बनाए हैं वो इसके साथ आएंगे, यहाँ से ये यूँ सेपरेट हो जाएगा, यानी कि K2CO3 बन जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ से आए, एक ये रहा। अब पीछे देखो एक OH और 2 H एटम, यानी कि यहाँ पर 2 क्या बन रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। 2 OH है, 2 H है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना करके सेपरेट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से पूरा मामला ख़त्म हो गया। बचा क्या है आप देखिए, बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। केवल RNH2 बचा है, यानी कि क्या बचा है यहाँ पर, एमीन। 1 डिग्री अमीन बन गई। आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, R की जगह CH3 लीजिए, एसिटामाइड लीजिए और उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाइए। 4 आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल लीजिए, एज इट इज़ रिएक्शन होगी। 2 जो K है वो Br के साथ मिलकर के निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो 2 हम मॉलिक्यूल्स लगाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, उसमें से KO CO के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम कार्बोनेट बना लेंगे। ये 2 OH, ये 2 H वाटर मॉलिक्यूल बना लेगी, कितने, 2 मॉलिक्यूल। अब पीछे देखो केवल NH2 और R बच गया, तो हमने एमाइड से क्या बना लिया, RNH2 एमीन बना लिया। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें हम करते क्या है, एमाइड से एमीन बनाते हैं। अब दिमाग में आएगा डिग्रेडेशन, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ में क्यों लिया, निम्नीकरण क्यों किया। आप देखिए जो हम एमाइड लेते हैं उसमें जितने कार्बन एटम्स लेते हैं उससे एक कम कार्बन एटम का यहाँ पर एमीन बनता है। अगर मैं यहाँ पर CH3CONH2 का यूज़ करती तो यहाँ पर CH3NH2 बनता, यानी कि मैथिल एमीन बनता। जबकि 2 कार्बन एटम्स तो मैंने एमाइड में लिए, बट रिजल्ट में केवल एक ही कार्बन एटम बचता, यानी कि प्रोडक्ट में। तो इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स ये नाम से तो पूछी जाती है, ABC के क्वेश्चन के रूप में भी इसे पूछ लिया जाता है। पूछने का तरीका बता देती हूँ, फटाफट सुन लीजिए। ये लिख देते हैं RCONH2, एरो का साइन, एरो के साइन के ऊपर ब्रोमीन और 4 KOH लगा देंगे और यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, वो आपको कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से भी ये रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है। अब हम देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको कुछ फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, बहुत ही कंपलसरी है। और ये रिएक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है और इसमें से कुछ फार्मूलाज, स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले थैलेमाइड, ये है फार्मूला, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। ये बेंजीन, यहाँ लगाया C डबल बॉन्ड O और ये लगा दिया NH, ये थैलेमाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये OH इस H के साथ मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, ये यहाँ लिख दिया मैंने। पीछे K बच गया, वो यहाँ आ जाएगा। बच क्या जाता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये N और ये K, पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ। तो पोटेशियम और हेलोजन सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं KX। अब जो चीज़ बच गई वो यहाँ लिख रही हूँ, एरो का साइन अपन यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O
C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा यहाँ पर N और R, एल्किल थैलिमाइड। अब एल्किल थैलिमाइड का हम डेल्यूट HCl की प्रेजेंसी में, अब डेल्यूट है तो वाटर मॉलिक्यूल तो है ही है, साथ में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर यहाँ से ये OH ले लेते हैं, इससे बोला जाता है थैलिक एसिड। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये 2 OH यहाँ आ गए, इस जगह पर एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, पीछे क्या बच गया हम ऐसे देखते हैं तो प्लस करके मैं यहाँ लगा लेती हूँ, RNH2 बच गया, यानी कि एमीन का फॉर्मेशन होता है। थैलेमाइड लिया, थैलेमाइड से हमने क्या बना लिया यहाँ पर 1 डिग्री अमीन। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, मैं एक बार रिपीट कर लेती हूँ। थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन करवाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, OH ने H के साथ रिएक्शन की, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, फिर जो बन गया उसे बोला जाता है पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई, एल्किल थैलेमाइड। इसका हम डेल्यूट HCl की प्रेजेंसी में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पर जिसको OH चाहिए वो OH ले लेता है, तो इसे बोला जाता है थैलिक एसिड। देखो बेंजीन के ऊपर अगर एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो बेंजोइक एसिड होता है। अगर बेंजीन के ऊपर 2 COOH ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हो तो उसे बोला जाता है थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड है और मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन जाता है, RNH2। ठीक है ना, OH यहाँ पर चले गए तो 2 H यहाँ पर बन गई और ये इसके साथ में जुड़ जाएगी RNH2, एमीन बन गया। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कर्टियस रिएक्शन और उसके बाद में देखेंगे स्मिट अभिक्रिया। दोनों ही बिल्कुल एक जैसी है, दोनों ही एमीन फॉर्मेशन की प्रोसीजर है, थोड़ा सा चेंज रहता है। आ जाइए देख लेते हैं दोनों में क्या चेंज है। कर्टियस रिएक्शन में हम लेते हैं एसिल हैलाइड RCOCl, आप यहाँ पर CH3 भी ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम एजाइड के साथ, तो NaCl जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब पीछे क्या बच जाएगा, RC डबल बॉन्ड O N3, इसे बोला जाता है एसिल एजाइड। यहीं से हमारी मेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। एसिल तो इस ग्रुप के लिए, N3 एजाइड, ठीक है। ये एसिल एजाइड बन गया, इसे हम हीट करते हैं, थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, जिससे होता क्या है, नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है। ये लिख दिया यहाँ पर, N2 अलग हो गई। अब क्या होता है, जो चीज़ बनती है उसका रीअरेंजमेंट होता है, तो मैं रीअरेंजमेंट करके ही लिख रही हूँ। R बन जाता है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसका हम क्या करते हैं, NaOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। मेन प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स वो बनता है हमारे पास में RNH2 और अदर प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो कर्टियस रिएक्शन में एसिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड के साथ करवाई तो हमारे पास आ जाएगा एसिल एजाइड। उसे गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, जिसको कास्टिक सोडे के साथ में रिएक्शन करवाने से हमारे पास में आ जाती है अमीन और अदर प्रोडक्ट जो है वो सोडियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्मिट रिएक्शन। ये दोनों ही बिल्कुल एक जैसी है, बस इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर हम करवाएंगे ये CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोजोइक एसिड के साथ HN3 NH, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला N3H, मैंने H पहले लिखा है। ये जो रिएक्शन है वो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में कंप्लीट होती है। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंसी में रिएक्शन करते हैं तो अमीन्स बनते हैं। अब देखिए अमीन कैसे बनेगा, एक ये H एटम, एक ये H एटम, 2 H एटम आ गए, यहाँ से एक N सेपरेट हो जाएगा, एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन मिलकर के NH2 बना रहे हैं, वो जो NH2 है इसके साथ जुड़ेगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट मेथिल एमीन बन जाएगा। ये जो CO2 है ये रिलीज़ हो जाएगी और एक N2, पीछे 2 बच गए नाइट्रोजन एटम क्योंकि एक तो निकल गई थी, तो N2 रिलीज़ हो जाएगी। ये हो गई हमारी कर्टियस रिएक्शन और ये हो गई हमारी स्मिट रिएक्शन, दोनों में ही एमीन का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मैंडियस रिएक्शन। ये हमारी लास्ट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का लास्ट और फाइनल एग्जाम्पल।
तो देखिए कैसे कंप्लीट होती है। एक्चुअल में इससे भी अमीन्स ही बनते हैं। देखिए कैसे अभिक्रिया होती है। हम यहाँ पर लेते हैं साइनाइड, एल्किल साइनाइड लेते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं। इसे आप कहीं जगह पर आपको मिलेगा मेंडियस रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी रिडक्शन ही हो रहा है। ये जो रिएक्शन है वो होती है सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंसी में। होता क्या है, देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ आ जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगी, RCH2NH2, फिर से अमीन बन जाएगा। तो कर्टियस, स्मिथ और मेंडियस तीनों में ही आपने देखा फाइनली एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस जो हमने आज फिनिश कर ली है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से बड़ी मेहनत से आप लोगों को समझाई है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख करके याद कीजिए। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा, ये इस बिंदु पर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपके लिए नई वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।